फरवरी 1999 हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए। बड़ा तारीखी दौरा था, लेकिन ज़मीनी रास्ते से आए, बस के ऊपर बैठ के आए, वागे से एंट्री की, इसीलिए इसको बस यात्रा भी कहा जाता था। पीटीवी की जानिब से मुझे वहाँ तैनात किया गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसमिशन थी और उसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामला तो ऐसे हैं कि एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हो जाए तो दोनों मुल्कों के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल वहाँ पे जो कुछ मुझ पे गुजरी वो सो गुजरी, वो कभी बाद में आपको दास्तान सुनाऊंगा। लेकिन मैंने नोट किया, या ये शायद मेरा वहमा था, कि वागे के दोनों जानब जो खेत थे उनमें हरी भरी फसलें थी और उनकी हरियावल आम खेतों से ज़्यादा। तो मुझे ख्याल आया कि यहाँ बहुत खून बहाया गया, और खून जो है इस मिट्टी में जज़ब हुआ, और खून का कोई मज़हब नहीं होता, और मिट्टी में जो काबिलियत आई, जो ज़रखेज़ी आई, उस खून की वजह से आई। कहा जाता है कि आम खून जब बहता है तो जम जाता है, लेकिन खून नाहक जो होता है वो जमता नहीं है, वो तारीख़ के सफ़ों पर मुंतकिल हो जाता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हमेशा वो जो खून से निचड़ी हुई तारीख़ है उसको ही पढ़ते आएंगे? वो जो ज़ख्म हमें लगे थे, क्या हम उन्हें कुरेदते चले जाएंगे, अपनी आप को अज़ियत देते चले जाएंगे, या कोई और भी रास्ता है मुस्तक़बिल की जानिब देखने का? और रास्ता तो है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कारवांसराय में तक़सीम के मौजू पर ये तीसरी दास्तान है और आखिरी दास्तान है। अच्छा, तक़सीम तो हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े दुख जुदाई के शुरू हो गए। जो लोग यहाँ से गए थे वहाँ के लिए तरसते थे, जो वहाँ से आए थे यहाँ के लिए उदास होते थे, और बहुत से लोग आए और उनमें बलराज सानी भी थे। बलराज सानी को अगर आप नहीं जानते तो एक बहुत बड़े एक्टर को और एक बहुत बड़े इंसान को नहीं जानते। उन्होंने 2 बीघा ज़मीन में, जो बिमल राय ने डायरेक्ट की थी, बड़ा यादगार किरदार अदा किया था। और मेरे बचपन की बात है कि एक फ़िल्म होती नहीं थी, हमने देखी, और उसका नाम था हम लोग। वो हमें बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आई थी, क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड की फ़िल्म थी, और उसमें बलराज सानी थे। और बलराज सानी के जो डायलॉग थे वो लिखे थे, यानी हम लोग के, उस ज़िया सरहदी साहब। तो ज़िया सरहदी साहब का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि जिस दिए में तेल ना हो उसे जलने का क्या अधिकार। इसी तरह 2 बीघा ज़मीन जो थी वो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बिमल राय की डायरेक्शन थी, उसमें रतन कुमार भी थे, छोटे बच्चे बने हुए, बाद में जो पाकिस्तानी फिल्मों के बहुत मशहूर अदाकार हुए। तो सानी के भाई जो थे बिशम सानी, उन्होंने एक नावल लिखा था तमस। तमस जो है, कहते हैं कि जिस तरह ट्रेन टू इंडिया है एक क्लासिक हो चुकी है खुशवंत की, इसी तरह तमस, और तमस का मतलब है डार्कनेस, 47 की डार्कनेस उसने बयान की। और वो पूरी कहानी तो यहाँ नरेट करने का वक्त नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पूरा एक सीरियल चला, बहुत कामयाब सीरियल था। तो सानी साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और वो अपने वतन गए, रावलपिंडी और भेरा, और वहाँ जाके धाड़े मार मार के रोए। उनकी दोस्ती थी अहमद राई साहब के साथ। अहमद राई के बारे में भी बाद में मैं गुफ्तगू करूँगा। बस इतना कह दूँ कि अदीबों का एक वफ़द गया हिंदुस्तान, वो अमृता प्रीतम को मिलने गए, उसमें राई साहब भी थे। तो वो खामोश बैठे रहे। तो अमृता ने किसी से पूछा कि ये साहब कौन है, इनका तारफ़ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये अहमद राई हैं। तो अमृता ने कहा ये त्रिंजन वाले अहमद राई हैं, क्योंकि त्रिंजन एक क्लासिक, पहली पंजाबी की पोइट्री की किताब पाकिस्तान के बाद छपी। तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो वो बाकायदा कदमों में बैठ कि आप तो गुनाहगार कर रहे हैं। राई साहब शोहरत से बहुत घबराते थे, लेकिन शोहरत उनसे नहीं घबराती थी, शोहरत उनके पीछे पीछे थी। तो सानी को वो लेके गए मुख्तलिफ जगहों पे,
और सानी के लिए उन्होंने सानी के जज्बात की अक्कासी करने के लिए एक पंजाबी नज़म लिखी थी, जो उनके शायद किसी भी मजमूआ कलाम में नहीं है, बहुत रेयर नज़म है, और इसको मैं सुनाना चाहता हूँ आप। और मेरा ख्याल है कि पंजाबी ऐसी है कि सबको समझ में आ जाएगी। तो ये जज्बात हैं सानी के, जब वो अपना पुराना घर देखता है, पुराना देश देखता है, पुराना वतन देखता है कि देश वाले हो अपने देश अंदर, असी आए हैं वांग परदेसियां वे, करा वाले हो अपने घरां अंदर, असी आए हैं वांग परौणियां वे, इस मिट्टी दी कुख विच मां मेरी सुती पई ए समियां दी हूक बन के, अपनी मां दी कबर नूं लभना वा, भैणां भरावां दियां हड्डियां टटोलना वा, तुसी देश वाले तुसी घरां वाले, असी बेघरे असी परदेसी, तुसी हस के सीने नाल ला लिता, असा रो के अख परचा लिती। आखिर कहंदे ने कि जीवे शहर मेरा जिउण शहर वाले, असी आए दुआवां दे गए, चार कन्नियां साडियां वेख खाली, असी नाल न कुछ ले चले। अहमद राई का कलाम। अब चूँकि बल्लाज सानी की बात हुई अदाकारी की, तो थोड़ी सी बात प्राण की भी कर ले, ओम प्रकाश की भी कर ले। प्राण भी लाहौर के रहने वाले थे, तो एक इंटरव्यू के दौरान बार बार लाहौर का तज़किरा करते थे, तो वो इंटरव्यू लेने वाली ज़रा सी अपसेट हुई। उसने कहा कि सारी उम्र आपने बॉम्बे में गुजारी, लाहौर की बातें कर रहे हैं, तो बॉम्बे भी तो है ना। उसने कहा हाँ, लेकिन मेरा दिल लाहौर में है, और मैं समझता हूँ कि बॉम्बे जो है वो मफादात का एक मजमूआ है। ये प्राण साहब ने कहा, शहर लाहौर ही। तो उसने कहा कि उसकी खासियत क्या थी, तो उन्होंने एक खासियत बयान की थी, मैं हमेशा कोट करता हूँ। कहेंगे लाहौर की अगर कोई लड़की, उन दिनों वो दो चोटियाँ करने का रिवाज था, माए मेरी ने मैनू बड़ा चाहते दो गुत्तां कर मेरी, आपने सुना होगा। तो दो करते उसमें रिबन बांधती थी। तो प्राण ने कहा कि अगर किसी सुबह लाहौर की लड़की जो है वो गलती से एक ही रंग के रिबन ना पहने, एक नीला पहन ले, एक सुर्ख पहन ले, तो अगले रोज़ राजकुमारी से लेके कश्मीर तक लड़कियां एक नीला और एक दूसरे सुर्ख रंग का इसलिए पहनती थीं रिबन कि लाहौर की लड़की ने पहना। इसी तरह ओम प्रकाश भी लाहौर के रहने वाले थे, और मैंने वो अखाड़ा देखा है दिल्ली दरवाजे के बाहर, जहाँ पे वो जोर किया करते थे, पहलवानी का शौक़ था। वो अखाड़ा अब भी मौजूद है। तो यहाँ से दो लड़के गए वहाँ पे मिलने मुख्तलिफ लोगों को, गुलजार साहब को भी मिले। मुझे इसलिए वो आके मिले वापसी पे क्योंकि उन्होंने, गुलजार साहब ने कोई पैगाम भेजा, उन्होंने कोई राख मेरा नावल पढ़ रहे थे, कहने लगे जी हम ओम प्रकाश साहब के पास भी गए। तो पहले तो उनके दरबार में रोक लिया, उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे? तो उन्होंने कहा जी हम लाहौर से आए। तो उन्होंने कहा कि साहब का हुक्म है कि अगर कोई लाहौर से आए तो उसे ले आओ। तो गए तो ओम प्रकाश बैठे हुए थे, और बड़े कमाल का एक्टर, अमर प्रेम के वो सीन आपको याद होंगे राजेश खन्ना के साथ, जब वो बाज़ार हुस्न में जाते हैं, वो किसी वक्त आपको दिखाएंगे भी उसकी झलकियाँ। चुनांचे ओम प्रकाश बैठे हुए थे तो कहने लगे कि लड़कों तुम लाहौर से आए हो, तो ये जो जूते तुमने पहने हुए हैं, तुम्हारे पास और भी जूते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, सामान मुख्तसर लाए हैं, बस यही जूते पहन के लाहौर से आए हैं। तो वो झुके और जूतों को हाथ लगा के तो माथे पे लगाया कि इनके ऊपर लाहौर की धूल है। एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग। फिर उन्होंने लक्ष्मी चौक में एक पान वाला था, उसको याद किया कि वो मेरा दोस्त था, और उन्होंने उसके लिए कुछ तोहफे भी भेजे और आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजी। और खुशकिस्मती से एट दैट टाइम वो पान वाला जिंदा था, मजंग में था, साहिब खराश। उसको जब ओम प्रकाश की खबर मिली तो वो भी उतना ही रोया। कहने का मतलब ये कि ये जो बाद में दुख आए ये बहुत शदीद थे दोनों जानिब से। अब मैं 1965 में दिल्ली गया, सितंबर नहीं फरवरी 1965 में, तो वहाँ पे केनाट प्लेस में एक कोई था कॉफ़ी हाउस जहाँ पे अदीब वगैरह बैठते थे, तो मैं भी चला गया। तो वहाँ कुछ लोग मुझे मिले, एक सरदार साहब से मुलाकात हुई, मालूम हुआ कि लाहौर के हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली।
बल्कि बहुत सरदमेरी इख्तियार की, बल्कि जबकि जनरली लोग बड़े हंसमुख थे, अच्छी तरह मिलते थे अगर लाहौर से आप आएँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको लाहौर में कोई दिलचस्पी नहीं? कहने के नहीं, लाहौर ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया और मैं जान गया कि उनके साथ क्या बीती। लेकिन जब मैं उठने वाला हूँ तो मुझे कहने लगे कि निस्वत रोड का चौक है, वहाँ पे एक बरगद का दरख्त हुआ करता था, क्या वो अब भी है? मैंने कहा जी बिल्कुल, उसके पास हमारी दुकान है, तो मैं कभी कभार वहाँ से बस लेता हूँ। बरगद है, घोड़ों की एक नान भी थी जहाँ घोड़े पानी पीते थे। मैंने कहा हाँ है। कहने लगे मैं वहीं रहता था। फिर कहने लगे आप आए थे तो उस बरगद का एक पत्ता ही ले आते, और उसके बाद ज़ारो कतार रोना शुरू। अच्छा, ये जो जुदाई की कसक है ना, ये इसका कोई अपा नहीं है। बहुत सारे जुल्म हुए, उधर भी हुए, इधर भी हुए। मेरे बीवी के सगे मामू, वो आते थे एक साइकिल पे बैठे हुए, टीचर थे, घर आके मेरी बेगम की हथेली पे को पैसे रखे, उनका बुजुर्गों का था कि ऐसा करते थे, शरबत का एक गिलास पिया, और मुझे हमेशा कुछ बहके हुए से लगे। तो मुझे फिक्रमंदी हुई कि कहीं सारे ख़ानदान में ये ट्रेड मौजूद ना हो, बेगम में भी। तो मैंने बेगम से पूछा कि ये मामू जो हैं तुम्हारे सगे हैं? उन्होंने कहा हैं। तो मैंने कहा ये इस तरह क्यों है? कहने कि ये उधर से आए, इनकी नज़रों के सामने इनके 2 जवान बेटों को कत्ल कर दिया, इनकी बीवी को बलवाई उठा के ले गए, उसके बाद ये होश में नहीं है। हम इन्हें दीवाने मामू कहते हैं और बस इसी तरह घूमते रहते हैं सड़कों पे, और एट टाइम्स कहते हैं सिख आ गए हैं, सिख आ गए। चुनाचे वो क्या कहते हैं, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी, हाँ, मोए तुसी भी हो, मोए असी भी। चिराग मध्यम हो रहे हैं, तेल कम हो रहा है, तो ज़रा तेल डालेंगे चिरागों में ताकि इनकी रोशनी बढ़े। ये देख लीजिए चिरागों की लौ तेज हो गई। खुशवंत सिंह साहब जब लाहौर से गए, आप जानते हैं कि लाहौर में वो प्रैक्टिस करते रहे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने उनका फ्लैट था। उनका एक आबाई घर भी था और उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे मंजूर कादर फैमिली से, वो भी बहुत प्रोमिनेंट फैमिली थी लाहौर की। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपना आबाई घर जो था लाहौर वाला, वो मंजूर कादर के स्पुर्द कर दिया और कहा कि इसकी देखभाल कीजिएगा, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लीजिएगा। तो खुशवंत का कहना है कि 2 साल या 3 साल के बाद जब मैं वापस गया हूँ तो मैंने देखा कि वो घर, मैं अंदर दाखिल हूँ तो उस तरह का ही था जिस तरह हम छोड़ के गए थे, हर चीज़ उसी मुकाम पे थी। तो मैंने कहा मंजूर ये क्या है, मतलब ये इतना साफ़ सुथरा। उसमें उन्होंने 2 मुलाजिम रखे हुए थे। उन्होंने कहा खुशवंत मैंने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि इस घर की झाड़ पोंछ करना और हर चीज़ सलीके से रखना। ये घर है तुम्हारा, मैं चौकीदार हूँ इसका। चुनांचे खुशवंत जब भी बाद में लाहौर आते थे, मंजूर कादर का इंतकाल हो गया, वो लाहौर एयरपोर्ट से सीधे कब्रिस्तान जाते थे और वहाँ पे हाज़िरी देते थे मंजूर कादर। दोस्तियाँ ऐसी भी थी। अब ये पार्टीशन है, ठीक है, एक दुख भरा मौजू है, लेकिन इसके कोई लाइटर एलिमेंट भी बाद में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन हुए, यानी उसको लाइट अंदाज में लेना चाहिए कि एक प्ले चल रहा है, उसमें एक पाकिस्तान में, तो उसमें एक साहब कह रहे हैं कि भाई हम वहाँ बहुत कुछ छोड़ के आए, बड़े वसी बागात थे जो छोड़ के आए। उन्होंने कहा अच्छा जी, ये किस चीज़ के वसी बागात थे? कहेंगे पुदीने के, और क्या? अरे क्या तुम पुदीने के बाग छोड़ आए हो? हम हवेलियाँ छोड़ के आए। उन्होंने कहा अच्छा। कहेंगे एक हवेली पर तो हाथी भी झूलता था। कहेंगे हाथी को क्यों नहीं साथ ले आए? कहेंगे भारी बहुत। अभी पिछले दिनों इंडिया का एक
स्टैंड अप कॉमेडियन है, बड़ा अच्छा लड़का है, वो इसी मौजू के हवाले से स्किट्स कर रहा था। कहने लगा कि ये देखें, हमारी नानी कहती है कि हम वहाँ बहुत ज़मीनें छोड़ के आए हैं पाकिस्तान में, तो ये जितनी ज़मीनें कहते हैं कि हम छोड़ आए हैं, उस लिहाज से तो पाकिस्तान चीन से बड़ा मुल्क होना चाहिए। कहती अब दादी जान है, दादी जान कहती हैं कि तुम्हें क्या बताओ, मैं 10 किलो सोना छोड़ के आई हूँ वहाँ पर। कहेंगे साथ क्यों नहीं लाए? भाई मुश्किल था ना साथ लाना, कैसे लाते 10 किलो सोना? तो मैंने कहा दादी, वहाँ टूटे हुए बर्तन जो थे उनकी पोटली तो उठा लाई हो, 10 किलो सोना नहीं लेके आई। लेकिन ये उस दुख दर्द को कम करने की कुछ दवा थी। कहा जाता है कि मर्डर शैल ब्रीड मर्डर टिल द एंड ऑफ हिस्ट्री, ऑलवेज इन द नेम ऑफ जस्टिस। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मर्डर अब ब्रीड करता चला जाएगा? और दोनों जानिब से यही कहा जाता है कि ये इंसाफ पर मबनी है। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या कहीं इसका इख्तिताम भी होगा? जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो ज़ख्म लगे हैं उन्हें हम कब तक कुरेदेंगे? कब तक उनमें से खून रिसेगा? कब तक हम अपने आप को अजियत देते रहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि हमें भूल जाना चाहिए, नहीं, वो हमें तारीख़ में महफूज कर देना चाहिए, नई नस्ल को मालूम होना चाहिए। लेकिन वो जो बिटरनेस है, जो नफ़रत है, वो कम होनी चाहिए। और ये हो सकती है, और इसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 83 बरस हैं और उन 83 बरसों में बहुत कुछ हुआ कि हम कैसे भूल सकते हैं। हम भूले भी, कब भूले? 1952 पाकिस्तान बने हुए अभी सिर्फ 5 बरस हुए, तो हॉकी के मैचेस हुए जलंधर, अमृतसर और लाहौर में। पहले लाहौर में हुए, पाकिस्तान हुकूमत ने बॉर्डर खोल दिए, आपको किसी पासपोर्ट, किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। आप वागे पे आएँ और आगे अपना नाम का इंदराज करें, आपको एक चिट मिल जाती थी, वो आपका दाखिला है। चुनांचे हिंदू और सिख हज़ारों की तादाद में लाहौर में आए, मुख्तलिफ जगहों पे भी गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि लाहौरियों को दस्तूर है, उन्होंने अपने दिल भी खोल के रख दिए और बाजू भी खोल दिए और भूल गए सारा कुछ। 5 साल अभी हुए और टांगे वाले पैसे नहीं ले रहे। और जो है ग्वालमंडी वाले, मुझे पता है, लस्सी वो सिखों ने, सरदारों ने पी, उन्होंने कहा सरदार जी मौज करो, पाकिस्तान आए हो। चुनांचे लोग पैसे नहीं उनसे लेते थे, घरों में ले जाके खाने खिलाते थे। और उस ज़माने में अनारकली, क्योंकि बहुत फेमस सब कॉन्टिनेंट में बाज़ार है, आपकी इतला के लिए, अनारकली जो था वो पूरे बर्रे सगीर में पहला मॉडर्न बाज़ार था, यानी बिल्कुल स्ट्रेट और एक जैसी दुकानें। इसीलिए इतना मशहूर हुआ ना, जो भी बाहर से आता है इंडिया से, वो कहता जी अनारकली ले चलो। अब उसने अनारकली का हशर नहीं देखा, नहीं तो इस ख्वाहिश का इज़हार ना करे। तो अनारकली में सिख हजरात फिर रहे हैं और वाटर कूलर खरीद रहे हैं। वहाँ वाटर कूलर नहीं, में हर सिख की अलामत जो था वाटर कूलर था। और बाकी अशिया बहुत सारी जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी वो ख़रीद रहे हैं, और मिठाई हमारी ख़रीद रहे हैं। चुनांचे ये मालूम ही नहीं पड़ता था कि सिर्फ 5 साल पहले इतनी बिटरनेस हुई है और इतनी कत्लो गारत हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, दर बदर हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि तारीख़ की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी ये। तो लोगों ने उसे इसलिए भुला दिया कि अब हम आगे नज़र करें। सिर्फ 5 साल हुए थे अभी। दास्तान गो जो होता है, थोड़ा सा सांस भी लेता है, तो थोड़ा सा सांस लेने दें मुझे।
जी, दास्तान गो जो है वो बिल्कुल अब तरोताज़ा हो चुका। दूसरी जानब जालंधर और अमृतसर में भी मैचेस हुए, हिंदुस्तान ने भी बॉर्डर खोल दी और यहाँ से हज़ारों लोग, ख़ास तौर पे लाहौरी, हम गए वहाँ पे। मैं दोनों जगह गया हूँ, जालंधर और अमृतसर, और वहाँ भी तकरीबन ऐसा हुआ। हम ज़रा लाहौरी जो है वो ज़्यादा ही मतलब है कि जोश में आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रा से केयरफुल थे, लेकिन दोस्ती का जज्बा हर तौर मौजूद था। और मुझे एक मंज़र नहीं भूलता, और वो ये है कि मैं अमृतसर के स्टेशन पे उतरा हूँ और मेरे हाथ में कोई बैग है या क्या है, और वहाँ पे एक पुल था। अमृतसर के जो रहने वाले अगर देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा कौन सा पुल, अगर वो अभी तक मौजूद है। एग्जैक्ट स्पॉट में रहिए, मैं जा रहा हूँ और सामने एक शख्स खड़ा हुआ है, बहुत नातवां सा, बहुत गरीब सा, और वो हिंदू है। वो आगे आया, आके कहता है हाथ जोड़ के, महाराज आप मेरे घर चलें। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये शख्स क्यों मुझे बुला रहा है, लेकिन आई कुड अंडरस्टैंड। कहता है घर छोटा सा है, आपके लायक नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि आप चलें। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि हमारे कुछ वहाँ पे बिजनेस रवाबत थे, तो मेरी रिहाइश का इंतज़ाम है, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कहता है बस जी चाहता था कि पाकिस्तान से कोई आए और मेरे घर रहे। जब मैं चलने लगा हूँ तो कहने लगे कम से कम मुझे ये बैग उठाने दे। वो बैग उठा के नीचे तक गया, जी दोनों तरफ से इस तरह हुआ। और पाकिस्तानी हज़रात तो फिल्में ज़्यादा देखते थे, क्योंकि फिल्मों का बड़ा शोरा था। और मतलब कि एक फिल्म, नागन फिल्म उस ज़माने में बड़ी मशहूर थी, एक फिल्म देखनी दूसरी के लिए, और बाद में गड़बड़ हो जाना, कुछ याद नहीं कि कितनी फिल्में कहाँ देखी हैं और कौन सी फिल्म का गाना कौन सा है। शॉपिंग जो हमने की उस ज़माने में, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इतनी एडवांस नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला गर्म सूट अमृतसर में सिलवाया, क्योंकि यहाँ पे अभी वो सारे लॉरेंसपुर वगैरह कायम नहीं हुए थे, और वहाँ दर्जी थे जो रातों रात आपको सूट बना के दे देते थे। और मैंने वो सूट पहना, और मैं अपनी 10वीं क्लास की जो ग्रुप फ़ोटो अभी तक मौजूद है उसमें वाहिद बच्चा हूँ जो सूट पहने खड़ा हुआ, और वो अमृतसर से सिलवाया था। उसके अलावा लोग लट्ठा लाते थे। अच्छा, अब कस्टम के जो हुक्म था उनका ये था कि आप मैस में वैसे नहीं ला सकते, तजारत के लिए नहीं ला सकते, ज़ाती इस्तेमाल अगर है तो आप ला सकते हैं। उसका हल ये सोचा गया कि लोगों ने ये बड़े बड़े पगड़ बांध दिए, भाई ये पगड़ी है हमारी, वो ठीक है 20 गज की बांधते हैं, हमारे यहाँ रिवाज यही है, उसके ऊपर इतराज़ नहीं हो सकता। मुझे इसलिए याद है कि मैं अपने मामू के साथ, मैं भी छोटा सा था, तो कितना होऊंगा मैं 12-13 साल, तो उन्होंने नीचे अच्छे भले के उन्होंने एक मतलब थान पूरा ना लट्ठे का लपेट के मेरे सिर पे रख दिया, और जो मुझसे संभलता नहीं था, अब जा रहे हैं यूँ करके, और कस्टम वाले देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। तो उन्हीं दिनों अनवर अली जो थे, पंजाबी के बहुत मायानाज कहानीकार, एजाज अनवर डॉक्टर के वालिद साहब, फेमस कार्टूनिस्ट जो ओरिजिनल पायनीज है, उनका एक कार्टून छपा करता था नन्ना, और वो पाकिस्तान टाइम्स में छपता था। तो वो नन्ना जो था, उसका वो कार्टून ये छपा था कि उसके सर पे इतना बड़ा पगड़ है, मेरा ख्याल मुझे ही देख के बनाया था, नीचे नन्ना नज़र नहीं आ रहा, और वहाँ कस्टम के ऊपर कह रहा है कि आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर। अब आप इंतज़ार का लुत्फ़ उठाइए। जी, अब इंतज़ार का लुत्फ़ आपने उठा लिया, अब आप हमारे साथ आइए। ये किस्से थे 1952 के,
बाद में भी इस तरह के एक्सचेंज हुए। यानी 5 साल के बाद अगर हम इतने दोस्त हो सकते हैं, इतना भूल सकते हैं, तो अब तो 75 साल होने को है, पौन सदी को। क्या मतलब है कि जब ये सदी मुकम्मल हो जाएगी तब भी यही नफरत का और सारा इज्तनाब का सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा बेटा था वियतनाम एम्बेसी में, मैं उसको मिलने गया सारे मतलब काफ़ी दिनों के लिए। वियतनाम मेरा फेवरेट था, मुल्क था, और पूरी तारीख़ में जो ह्यूमन हिस्ट्री है, कोई इतना छोटा सा मुल्क नहीं है, कम वसाइल वाला गरीब मुल्क, जिसने उस ऐद की इतनी सुपर पावर्स को शिकस्त दी हो, शिकस्त फाश दी हो। मतलब फ्रांसीसियों को जिस तरह उन्होंने पछाड़ा है डैन बैन फू की बैटल में, जनरल ग्याप उनका था कमांडर इन चीफ, और फिर जिस तरह अमेरिकन निकले वो आप जानते हैं। तो मैं बहुत दिलचस्पी रखता था, और वियतनाम वॉर जो थी वो हम ये समझते थे कि ये हमारे लिए लड़ी जा रही, तमाम थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों के बिहाफ पे वियतनाम जो है एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, हमारी जंग है। तो मैं जब वहाँ पे गया, पहले भी मुझे मालूम ये हुआ कि भाई इस वक्त वियतनाम का सबसे बड़ा सपोर्टर, हलीफ, और वहाँ इन्वेस्टर जो है वो अमेरिका है, और वियतनामीज प्रायोरिटी देते हैं अमेरिका को। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। चुनांचे मैंने मुख्तलिफ वियतनामी से बात की कि भाई 16 लाख वियतनामीज मारे गए आपकी जंग में, 65,000 फौजी उनके भी मारे गए, लेकिन पूरे मुल्क पे उन्होंने नेपाल जला के रख दिया। अभी जो बच्चे पैदा होते हैं वो एजेंट जो है वो पता नहीं क्या होता है, वो ख़ास केमिकल, उसकी वजह से वो डिफॉर्म अब भी पैदा होते हैं। तो आपने किस तरह दोस्ती कर ली अमेरिका के साथ, अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ? तो अक्सर ने जवाब ये दिया कि देखें, ये जंगें जिनका आप हवाला दे रहे हैं, ये हमारे बाप दादा ने जीती, बात ख़त्म हो गई। वो जंगें हमने जीत ली, उनकी तफसील यहाँ जितने म्यूज़ियम है, 8-10 म्यूज़ियम है, वॉर म्यूज़ियम हनोई में, उनमें है। अब हमने उनकी तो दास्तान नहीं दोहराते जाना, उन पे ही तो फ़ख्र करते नहीं जाना, हमने आगे देखना है, हमने मुस्तकबिल की जानिब देखना है। चुनांचे मुस्तकबिल में अगर अमेरिका हमारी मदद करता है, हमारा सबसे बड़ा हलीफ होता है, तो हम अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं। तो शायद ये बात मैं गवर्नमेंटों के नहीं कर रहा, अहले इक़्तिदार और तरह सोचते हैं, मैं ये अवाम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अवाम की सतह पे आई एम श्योर, और बहुत सारे लोग गवाही देंगे, वो बिटरनेस नहीं है जो बताई जाती है कि हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे मुनीर नियाज़ी ने कहा था, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघे तौबा वाले रातां होके परंदियां नहीं। एक उंज भी रावां औखियां सन, एक गल विच गम दा तौक भी सी, एक शहर दे लोग भी जालम सन, एक मैनू मरन का शौक भी सी। तो आई फील, मैं महसूस करता हूँ कि ये अब कहानी ख़त्म होनी चाहिए कि किसका दोष सी किसका नहीं सी, हमें आगे देखना चाहिए। बिल्कुल आखिर में मैं गुलजार जी का शुक्रगुजार हूँ कि वो उर्दू घिसा पटा मुहावरा है कि इन्होंने 4 चांद लगा दिए हमारे प्रोग्राम को। 4 नहीं, उन्होंने बहुत सारे चांद लगाए हैं। कई चांद थे सर्रे आसमां, एक चांद उनकी हदायतकारी का, एक उनकी शायरी का, एक मेगा का, एक उनके नफीस सफ़ेद ड्रेस का, उस ऐनक का जिसके थ्रू वो दुनिया को देखते हैं, और एक दीने से मोहब्बत का, और एक हम सब से जो मोहब्बत करते हैं उसका चांद, और वो जो कांधे का तिल है उसका चांद, और थोड़ा सा जो मेरा थोड़ा सा सामान पड़ा है उसका, और एक पुखराज का चांद। गुलजार साहब, आपने कहा कि 4 चांद तो आपकी मौजूदगी से लग जाते हैं जिस महफिल में भी आप जाएं। हाँ, 4.25 अगर मेरे आने से होते हैं
तो मैं हाजिर हूं। आपने तकसीम का जिक्र किया, पार्टीशन की बात की। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो अजाब हमने सह लिए, हम गुजर गए उनसे। उन्हें अब हिस्ट्री में, तारीख में, इतिहास में जज्ब हो जाने दीजिए उसके अंदर उसे, ताकि वो औराक फिर ना खोलने पड़े और आने वाली नस्लों को, ताकि वो खराशें दोबारा ना छीननी पड़े। हम जब तक हमारी नस्लें हैं, हम नॉस्टैल्जिया तो नहीं जाता, यादाश्त नहीं साफ की जा सकती, तो नॉस्टैल्जिया की तरह से सूंघ के ठीक है, बाकी जो बचा है वो हिस्सा काट लिया उम्र का, लेकिन उसे अब खत्म कर देना चाहिए, वो जिक्र खत्म करना चाहिए। उस तरह से नहीं जिस तरह से किताबों में या वक्तों में चला आ रहा है कि जब हम आ रहे थे, जब पार्टीशन हुआ था तो ऐसा हुआ था। मेरा ख्याल है उसके बाद अब हम कहाँ पर हैं वो देख लें तो ज्यादा अच्छा है। नपे कदमों से चलते चलते वाघा पर मैं जीरो लाइन पर आकर खड़ा था जब मेरी परछाई पाकिस्तान में थी। मेरे पीछे तो सूरज, मेरे आगे मेरे अब्बू खड़े थे। मुझे देखा, छड़ी टेकी जमीन पर, मुस्कुराए और बोले, वहां जब मट्टी छोड़ी थी मैं अपने घर चला आया था पुन्नी, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे पुन्नी, कि मेरे अंत की तुमको खबर पहुंची नहीं थी, यकीन था आओगे मुझको विदा करने। बस एक वक्फा थिएटर के रह गया, छड़ी को खटखटाया फिर जमीन पर, बढ़ाकर हाथ बोले, चलो दीना चलेंगे। बहुत छोटा सा कस्बा था कभी वो, वहां सब गाड़ियां रुकती नहीं थी। बहुत छोटा सा गत्तों का बनाया एक स्टेशन था, वहां सब गाड़ियां रुकती नहीं थी, मगर वो लाम के दिन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जमाना था वो, मगर वो लाम के दिन थे, वही रुकती थी जिनमें फौजियों के डिब्बे होते थे। धुआं दिखता था गाड़ी का तो दौड़ आता था स्टेशन पर, उसी में अब्बू हट्टी के लिए सामान लेकर लौटा करते थे। बस एक बाजार था, एक टालियों वाली सड़क भी थी और अब भी है। मदरसा था जहां मैं टाट की पट्टी बिछाकर तख्ती लिखता था। गली भी थी वो जिसका एक सिरा खेतों में खुलता था, वो दीवाने टटोली कोयले से जिन पे उर्दू लिखा करता था। मुझे उम्मीद थी कोई मेरी उंगली पकड़ लेगा, मुझे हिज्जे सिखाएगा, मगर कोई नहीं आया। मैं शायद छोड़ आया था वहीं वाघा पे उनको। मैं लौट आया, मैं जीरो लाइन पर आकर खड़ा हूं, मेरे पीछे मेरी परछाई है, आवाज देती है, वहां जब मट्टी छोड़ोगे चले आना, तुम्हारा घर यहीं पर है, तुम्हारी जन्मभूमि है, वतन है। मैं जीरो लाइन पर आकर खड़ा हूं। नूरजहां ना होती, उनके गीत ना होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी बेकैफ होती। नूरजहां का मौजू ऐसा है कि मैं 13-14 एपिसोड कर सकता हूँ। अब बॉम्बे की पब्लिक के लिए ये जो रिदम थी और जो लोच था आवाज़ में और जो थोड़ी सी आवारगी थी, वो इसके आदी नहीं थे। दे वर रियली अमेज्ड। कंगी तेरे खीसे विच बोदे तू सवारना है, सानू भी तू चारना है। कहेंगे नूरजहां ने वो पेन लिया, साइन करने लगी तो थोड़ी सी झिझक के बाद कहने लगी, कंवर जी ये पैसे तो हो गए गायकी दे, ते आधे पैसे कितने ने?